ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। अब हम साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये आपका जुलाई 2013 का ही क्वेश्चन पेपर है लेवल 2 वालों के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है द स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ किचन गार्बेज इनटू मैन्यूर आर गिवन बिलो इन ए जम्बल्ड फॉर्म। रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कुछ चरण जो है वो नीचे दिए गए हैं। ये सही क्रम में नहीं है तो उनको आपको सही क्रम में अरेंज करना है। Put the garbage in the pit, cover the bottom of pit with the sand, cover the pit loosely with the grass or a gunny bag, add worms। सबसे पहले हम जमीन में क्या करते हैं, गड्ढा बनाते हैं। ठीक है, हमने एक पिट तैयार किया। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं, बहुत सारी सैंड डाल देंगे। सैंड के ऊपर हम क्या करते हैं, गार्बेज को डालते हैं, जो भी किचन वेस्ट है या फिर डोमेस्टिक वेस्ट है उसको इसमें डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद हम वर्म्स ऐड करते हैं। ये वर्म्स क्या करते हैं, इस खाद को धीरे धीरे क्या करेंगे, डिकम्पोस्ट करते रहेंगे। फिर जो कवर होता है उसको हम कैसे, जो घास होती है उससे या फिर जो जूट का बोरा होता है उससे लूजली उसको बाइंड कर देते हैं। अगर आप उसको टाइटली बाउंड कर दोगे तो उसमें क्या है, एयर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से वो जो वर्म्स हैं वो ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले बी, फिर उसके बाद ए, उसके बाद डी और उसके बाद सी। सो बेसिकली इट्स बी ए डी सी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, मैन्योर की बात हुई है। मैन्योर जो होता है ना वो हमेशा कैसा होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। कैसा होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट। जबकि एक होता है फर्टिलाइजर। जो फर्टिलाइजर होता है वो कैसा होता है आपका, इनऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, दिस इज ऑलवेज इनऑर्गेनिक वेस्ट, दिस इज ऑलवेज ऑर्गेनिक वेस्ट। फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं। दे आर ऑलवेज रिच इन एनपीके। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही हो तो फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है। मैन्योर जो होते हैं वो सॉइल फ्रेंडली होते हैं। क्यों, क्योंकि ये कभी भी सॉइल को हार्म नहीं करते। मैन्योर क्या होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से सॉइल अगर डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स में तो उसको ये फुलफिल नहीं कर पाते। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर मैन्योर। टू ऑर्गेनिजम्स आर बेस्ट फ्रेंड एंड लिव टुगेदर। दो जीव अच्छे मित्र और साथ साथ रहते हैं। एक क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, शेल्टर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स देता है, जबकि दूसरा खाना प्रिपेयर करता है और उसको प्रोवाइड करता है। सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स का ये एसोसिएशन है उसको आप क्या नाम दोगे, ऑटोट्रॉफी, पैरासिटिज्म, हीटरोट्रॉफी एंड सिम्बायोसिस। हम एक चीज पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफ कौन से होते हैं, जो आपका एल्गी होता है, जहाँ पे आपके ग्रीन प्लांट्स आते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें सोलर एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पैरासिटिज्म होता है जिसमें आता है आपका कस्क्यूटा। कस्क्यूटा इज योर अमर वेल। ये क्या करती है, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होती है और उससे अपना पूरा न्यूट्रिशन ये ले लेती है। सो बेसिकली दिस प्लांट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द अदर प्लांट। ठीक है, ये दूसरे को ना तो हार्म करती है ना ही उसको कोई फ्रूटफुल एडवांटेज देती है। हीट्रोट्रॉफी, जो हीट्रोट्रॉफी होते हैं ये इसमें हम आते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं हम आते हैं, एनिमल्स। क्यों, क्योंकि हम जो है वो ऑटोट्रॉफ्स पे खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है जिसे हम बोलते हैं सहजीवन। इसमें एक जो होता है वो क्या करेगा, दूसरे के लिए खाना बना के देगा, और दूसरा जो होता है वो क्या करेगा, वो पहले वाले को शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो सिम्बायोसिस जो होता है इसमें हम एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। अगर आप यहाँ सही से देखेंगे तो यहाँ लाइकेन की ही बात हुई है कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म बेस्ट फ्रेंड हैं, साथ में रहते हैं। एक क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स ये कौन करेगा, फंगस जो है उसका काम होता है शेल्टर प्रोवाइड करना, पानी लाना और न्यूट्रिएंट्स लाना। जबकि एल्गी जो होती है वो क्या करती है, खाना बनाती भी है और उसको प्रोवाइड करती भी है। तो ये दोनों ही क्या है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, जहां पे दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। इन द एलिमेंट्री कैनाल द swallowed फूड मूव्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ। जो आहार नली होती है उसमें निकला गया भोजन नीचे की ओर गति कैसे करता है, दिस इज योर माउथ। ठीक है, माउथ से कनेक्टेड रहती है आपकी आहार नली, और किसको कनेक्ट करती है, ये स्टमक को। ठीक है, खाने का जो डाइजेशन होता है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, मुंह से। ठीक है, मुंह में च्यूइंग प्रोसेस होती है, दांतों का रोल होता है जो मैकेनिकल प्रोसेस करते हैं, टंग का रोल होता है जो सलाइवा खाने में मिक्स करती है। सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है वो क्या होता है, खाने में मिक्स होके क्या बना देता है उसको, बोलस। बोलस क्या होता है, जो स्वेलोड फूड होता है।
जो लार में लसा हुआ खाना होता है, दैट इज कॉल्ड बोलस। ये जो बोलस होता है ये इस आहार नाल से कहाँ ट्रांसफर होता है, स्टमक में, जहां पे आगे चल के डाइजेशन की प्रोसेस और ज्यादा स्टार्ट होती है, जहां पे प्रोटीन को छोड़ के और चीजों का डाइजेशन होना फैट को छोड़ के और चीजों का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर यहाँ पे हम एक चीज देखें कि ये जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, इसमें आहार नाल का कोई भी रोल नहीं है। इसका सिर्फ एक काम होता है, खाने को मुंह से लेके स्टमक तक ट्रांसफर करना। इसमें एक मूवमेंट होती है, अप एंड डाउन मूवमेंट। इस मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। ये जो पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होती है इसे हिंदी में बोला जाता है क्रमानुकंचन गति। तो यहाँ पे क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है किसके, फूड पाइप की वॉल में। ये जो फूड पाइप होता है इसकी जो दीवार होती है इसमें क्या होता है, संकुचन होता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो नीचे की तरफ खिसकता है और स्टमक में ट्रांसफर होता है। फ्लो ऑफ फ्लूइड मटेरियल टेकन विद द फूड, ऐसा कोई भी नहीं होता है कि भोजन के साथ हम, ऐसा तो नहीं आप जैसे जैसे खाना खाते हो वैसे वैसे पानी पीते हैं हम। ग्रेविटेशनल पुल, यहाँ ग्रेविटेशन की कोई बात ही नहीं है। फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग, टंग को अगर कोई फोर्स लगाना भी होगा तो दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन द माउथ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। Frogs and earthworms breathe through their skin because of which of the skin of both the organisms are। मेंढक और केचुआ जो होते हैं वो दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा कैसी होती है। मेंढक और केचुआ दोनों ही क्या करते हैं, स्किन से भी ब्रीथ करते हैं और इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उससे भी ये ब्रीदिंग करते हैं। तो इन दोनों की त्वचा के लिए जरूरी कंडीशन होती है कि वो मॉइस्ट भी होनी चाहिए और वो स्लिमी भी होनी चाहिए। अगर वो मॉइस्ट और स्लिमी नहीं होगी तो ये ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट केस अगर आपका फ्रॉग है और अर्थवर्म है तो उसके लिए स्किन कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो ये फ्रॉग होते हैं और अर्थवर्म होते हैं ये दोनों ही कब आते हैं, जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही हो तब ये सबसे ज्यादा बारिश में निकलते हैं। तो ये किसका फीचर होता है, एम्फीबियंस जो होते हैं उनका फीचर होता है, जो स्लिमी स्किन होती है और मॉइस्ट लेयर होती है। ठीक है, मॉइस्ट स्किन की वजह से क्या होता है, ये इजीली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इजीली CO2 जो होती है उसको बाहर रिलीज कर देते हैं। करेक्ट, और ये मॉइस्ट होती किसकी वजह से है, म्यूकस की वजह से। सेम गोज विथ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस होते हैं जो बाई नेचर होते हैं, जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, इनके स्किन भी स्लिम होती है और स्मूथ होती है। स्किन के थ्रू ये क्या करते हैं, इजीली ब्रीथ कर देते हैं। और जब फ्रॉग बड़ा हो जाता है, फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है टेडपोल, तो ये लंग्स जो है उसके थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए जरूरी है कि इनकी स्किन क्या करे, म्यूकस जो है उसको सिक्रीट करे। म्यूकस इज ओनली श्लेष्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाइल गोइंग फॉर ए पिकनिक ऑफ ए स्टूडेंट नोटेड द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑन द बस आफ्टर एवरी 10 मिनट। पिकनिक पे जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस का जो ओडोमीटर है उसका पाठ्यांक हर 10 मिनट बाद नोट किया। अंत में उसने इन पाठ्यांकों को नीचे दी गई सारणी में लिखा। ये उसने रीडिंग जो है वो हर 10 मिनट बाद नोट की है। बस चलना कब शुरू की है, 8 बजे। कब पहुंची है, 9 बजे। तो बेसिकली बस ने जो पूरा टाइम लिया है वो कितना है, 1 आवर। करेक्ट, ये चीज क्लियर। ऑडोमीटर जो होती है ना वो हमेशा किसको बताती है, डिस्टेंस को। गाड़ी के अंदर 2 मीटर होते हैं, ऑडोमीटर और एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर बताता है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है और ऑडोमीटर होता है कि गाड़ी कितनी डिस्टेंस को कवर कर रही है। अब यहाँ पे देखिए शुरू में रीडिंग है 78752, 78752। लास्ट रीडिंग कितनी है, 78806, 78806। अगर मैं इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करूं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, समझ में आया। 6 में से 2 गए तो 4 बचे, इधर 10 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब ये जो 54 आया है ये क्या है, आपकी डिस्टेंस आई है। नीचे क्या पूछा है, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इन द एंटायर जर्नी इन मीटर पर सेकेंड वॉज। हमसे क्या पूछा है, स्पीड, और किस में पूछी है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से जो भी आपका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि अभी जो आंसर आएगा ना दैट वुड मीन किलोमीटर पर आवर। हमें किस में निकालना है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, दोनों ही यूनिट्स यहाँ क्या है, चेंज होनी है।
तो अब जब आपने डिस्टेंस निकाल ली, टाइम निकाल लिया, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होती है आपकी दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे स्पीड जो है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? दूरी कितनी आई है? 54 किलोमीटर। फर्स्ट रीडिंग ये थी, सॉरी लास्ट रीडिंग ये थी और फर्स्ट रीडिंग ये थी। इन दोनों को जब आप आपस में सब्सट्रैक्ट करोगे तो डिस्टेंस कितना आया? 54 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना है? 1 आवर। तो स्पीड यहाँ कितनी आ गई? 54। लेकिन ये जो स्पीड आई है वो किस में आई है? किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ क्या है? 1 घंटा है तो हमने घंटे में यूनिट ली है, यहाँ किलोमीटर में यूनिट है, तो ये रीडिंग है किलोमीटर पर आवर में। अब इस किलोमीटर पर आवर को हमें किस में बदलना है? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? 54 जो है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ जो आंसर आया है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो बस है वो कैसे चल रही थी? 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो चल रही थी। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Next is you are provided with a concave mirror, concave lens, convex mirror, convex lens. To obtain an enlarged image of an object, you can use either. जो मिरर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना और जो लेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे ना सो यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा है? एक अवतल दर्पण दिया है, एक अवतल लेंस है, एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल लेंस है। अब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एक एनलार्ज्ड इमेज चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या चाहिए? इमेज चाहिए, लेकिन इमेज कैसी होनी चाहिए? एनलार्ज्ड होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है ना वही प्रॉपर्टी किसकी होती है? उत्तल लेंस की। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है और अवतल लेंस और उत्तल दर्पण की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अवतल लेंस और उत्तल लेंस, दोनों ही लेंस नहीं हो सकते। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही दर्पण भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, उत्तल दर्पण जो होता है इसकी इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट। गाड़ी के जो साइड मिरर्स होते हैं ना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गाड़ी के जो साइड मिरर्स होते हैं उनमें हमेशा उत्तल दर्पण लगा रहता है। जब आप गाड़ी के साइड मिरर्स में इमेज देखते हो तो वो कैसी दिखती है? पर्दे के पीछे दिखती है, वर्चुअल इमेज होती है। दूसरा, आपको व्हीकल कैसे दिखते हैं? हमेशा खड़े दिखते हैं ना, सीधे दिखते हैं, तो वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। सेकंड, इसमें जो इमेज बनती है ना वो हमेशा कैसी होती है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटी होती है। हमें व्हीकल जो होते हैं वो दूर तक दिखाई देते हैं, तो वो दूर तक का कवर करता है और हमेशा व्हीकल हमें छोटी साइज के दिखाई देते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है उत्तल दर्पण की, और जो उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी किसकी होगी? अवतल लेंस की। ठीक है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल सेम होगी। और जो अवतल दर्पण होता है और जो उत्तल लेंस होता है इसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट भी बनती है, रियल और इन्वर्टेड भी बनती है, और कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज जो है वो सेम साइज की भी बनती है। ठीक है, जो इमेज वर्चुअल होगी ना वो हमेशा इरेक्ट होगी, जो इमेज रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। ठीक है, हमें क्या चाहिए था? एनलार्ज्ड इमेज चाहिए, तो एनलार्ज्ड इमेज हमें किस में मिलेगी? अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है और अवतल लेंस होता है उनकी इमेज हमेशा कैसी होती है? डिमिनिश्ड होती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, लेकिन इमेज कैसी है? छोटी होती है। हमें कैसी चाहिए? एनलार्ज्ड इमेज। तो उसके लिए क्या जरूरी है? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है तो इमेज जो होती है वो हमेशा एनलार्ज्ड बनेगी। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए सेट ऑफ खरीफ क्रॉप्स। जो खरीफ फसल है उनका एक समुच्चय चुनिए। राबी क्रॉप होती है और खरीफ क्रॉप होती है। ठीक है, दो तरह की क्रॉप हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो खरीफ फसल है उनका समुच्चय यहाँ पे कौन कौन सा है। पहली बात एक चीज याद रखिएगा, जो खरीफ क्रॉप होती है ना, खरीफ क्रॉप हमेशा रेनी सीजन क्रॉप होती है। ठीक है, कैसी होती है? रेनी सीजन क्रॉप या फिर मॉनसून क्रॉप। और जबकि राबी क्रॉप जो होती है वो कैसी होगी? हमेशा नॉन मॉनसून होती है। ठीक है, राबी क्रॉप इज ऑलवेज नॉन मॉनसून क्रॉप, सीजन होता है मतलब या फिर क्रॉपिंग होती है, और खरीफ क्रॉप जो होती है वो हमेशा रेनी क्रॉप होती है। जो खरीफ की क्रॉप होती है ना ये हमेशा हॉट और वेट कंडीशन में ग्रो करेगी, या तो गर्म क्लाइमेट चाहिए या फिर वेट क्लाइमेट चाहिए। जबकि राबी क्रॉप जो होती है
वो हमेशा कोल्ड या फिर उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ये ग्रो करती है। खरीफ की जो फसल होती है ना उसको बोया जाता है जून में या फिर जुलाई में, ठीक है। और इसको काटा कब जाता है, इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। इसको बोया कब जाता है, जून से जुलाई के बीच में, और इसको काटा कब जाता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। और अगर राबी क्रॉप की बात करें तो राबी क्रॉप को बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में और काटा जाता है उसको मार्च से अप्रैल के बीच में, ठीक है। अगर हम खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें आता है राइस, जो चावल होता है वो उसमें आता है, मेज आता है, ग्राउंडनट आता है, सोयाबीन आती है, ग्रीन ग्राम आता है, कॉटन आती है, काला चना आता है, ठीक है। ये सब होते हैं खारिफ क्रॉप। अगर राबी क्रॉप की बात करें तो जो अलसी होती है, अलसी जो होती है वो किस में आती है, राबी क्रॉप में, तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। जो वीट होता है वो किस में आता है, राबी क्रॉप में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अलसी, ये क्या हो जाएगा आपका राबी क्रॉप का एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ क्या गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खारिफ फसल कौन कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, आपकी खारिफ फसल होगी धान, जिसे हम बोलते हैं पैडी, ठीक है। एक हो जाएगा मेज, एक हो जाएगा कपास और एक हो जाएगा सोयाबीन, ये सब होते हैं आपके खारिफ क्रॉप। और अगर राबी क्रॉप की बात करें तो चना, जौ, सरसों, अलसी, ये सब क्या होते हैं, आपकी राबी क्रॉप होती है। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑन द क्रॉप प्लांट। फसली पौधे जो होते हैं उन पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। खरपतवार जो होती है ना वो हमेशा कैसी होती है, हार्मफुल होती है, क्योंकि वीड्स क्या करते हैं, जो मेन प्लांट होता है उसका पूरा न्यूट्रिशन खुद ले लेते हैं, और खुद जब वो ले लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो मेन प्लांट है वो धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दीली, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी प्लांट जो है वो हेवीली ग्रो कर पाए, मतलब एक हेल्दीली प्रॉपर तरीके से वो ग्रो कर पाए। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, बिल्कुल सही बात है, जब भी हम कटाई करते हैं तो जो वीड्स होते हैं ना ये सबसे पहले बाधा उत्पन्न करते हैं, ये प्रॉपर तरीके से कटाई जो है उसको नहीं होने देते। दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है, ये प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। कैसे, मान लीजिए ये आपका कोई मेन प्लांट है, इसके साइड से क्या है, वीड्स ग्रो करने लग जाते हैं, ये इसके पूरे न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, वाटर इनटेक कर लेंगे। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वीडीसाइड्स, वीड्स जो ओवर शेडो करने लग जाते हैं, मतलब जो मेन प्लांट होता है वो तो हाइट में छोटा रह जाता है और जो वीड्स होते हैं वो हाइट में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो सनलाइट होती है वो पूरी वीड्स को मिल जाती है। दे कम्पीट विथ क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, बिल्कुल सही है, ये क्या करते हैं, क्रॉप प्लांट के साथ पानी को लेके भी कंपटीशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेके भी, स्पेस को लेके भी और लाइट को लेके भी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, सी एंड डी, लेकिन ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे गलत है, ये कभी भी फसली पौधे जो होते हैं उनको हेल्दीली ग्रो करने में हेल्प नहीं करते। When we add aluminium foil to freshly prepared sodium hydroxide solution, a gas is produced. Which of the following correctly state or property of this gas? जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज योर बेस, दैट इज कॉल्ड योर NaOH, इसके ताजा बने जलीय विलयन में हम एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं, इसका ताजा जलीय विलयन क्या हो जाएगा, जब NaOH को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बना देगा, NaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये NaOH का जो होल ट्वाइस है वो एल्यूमिनियम फॉइल जो है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो गैस निकलती है दैट इज योर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कौन सा गुण इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है ना इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है, हमेशा कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, और जब भी ये जलेगी तो एक पॉपअप साउंड जो होता है उसके साथ ये जलती है। रंगहीन और गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली को बुझा दे, अगर रंगहीन और गंधहीन गैस है और जलती माचिस की तीली बुझ रही है मतलब वहां पे CO2 गैस है। रंगहीन गंधहीन गैस जो जलने में सहायता करे तो वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन, ना कि हाइड्रोजन। तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस सल्फर गैस भी नहीं होगी, तो जो पॉपअप साउंड के साथ जलती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो ताजा बना जलियन होता है, तो विलयन कैसे बनेगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो, इट मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से जो गैस उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस।
जो पॉपअप साउंड के साथ आपकी जलती है। दिस गैस इज ऑलवेज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। नीचे दिए गए ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करेगा। तो जो लिटमस होता है ना, वो हमेशा कहाँ से ऑब्टेन होता है? लाइकेन से। ठीक है, लिटमस इज ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। अब इसमें दो चीजें होती हैं, जो एसिड होता है ना वो तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, और जो बेस होता है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड क्या करेगा? ब्लू से रेड में बदलेगा, और बेस क्या करेगा? रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे क्या है? किसका जलीय विलयन नीले लिटमस जो है उसको लाल रंग में कन्वर्ट करेगा। कॉपर ऑक्साइड क्या होती है? कॉपर क्या है? मेटल है। तो मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? हमेशा बेसिक इन नेचर, और जब ये बेसिक है तो ये कैसा होगा? रेड टू ब्लू, ना कि ब्लू टू रेड। आयरन ऑक्साइड जो होता है दैट इज फेरस ऑक्साइड। इस कंडीशन में ये क्या है? मेटल। मेटल ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक। बेसिक का नेचर होता है रेड टू ब्लू। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? मेटल। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी भी क्या होगी? बेसिक। बेसिक क्या करेगा? रेड टू ब्लू। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है दैट इज नॉन मेटल। तो सल्फर कैसी हो जाएगी? नॉन मेटल। और नॉन मेटल कैसे होते हैं? नॉन मेटल आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस का रंग लाल कर देगा। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक जो संसाधन है उसका युगल है। नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो बाय द टाइम धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ठीक है, कोयला तथा मृदा ये सारे ही नेचुरल रिसोर्स हैं, लेकिन कुछ रिन्यूएबल है और कुछ नॉन रिन्यूएबल है। जो सॉइल है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन कोयला जो है वो बाय द टाइम फिनिश हो जाएगा। पेट्रोलियम और जल, पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन जल जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्स। मिनरल्स और वन्य जीव ये दोनों क्या है? बाय द टाइम धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। जो वन्य जीव है वो धीरे धीरे एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, संकटापन्न है, और थोड़े टाइम बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। प्राकृतिक गैस और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? नेचुरल रिसोर्स है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? खनिज और वन्य जीव जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीशीज। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो एंडेमिक स्पीशीज होती है ना वो हमेशा एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती है। ठीक है, किसी भी एरिया का जो एक पर्टिकुलर रीजन होता है, एक विशेष क्षेत्र होता है, वहां पे ये एंडेमिक स्पीसीज जो है वो सबसे ज्यादा मिलती है। करेक्ट, ये हर जगह वाइड स्प्रेड नहीं होती। सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटाट। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे जैसे इनका आवास नष्ट होता है इन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एंडेमिक स्पीशीज जो होती है, चाहे पेंडेमिक स्पीशीज हो, अगर आप किसी के हैबिटाट को हार्म करते हो तो आपके उस पर फर्क पड़ेगा। दे आर फाउंड ओनली इन जू एंड बॉटनिकल गार्डन। केवल चिड़ियाघर और वानस्पतिक उद्यानों में मिलते हैं? नहीं, ये केवल चिड़ियाघर और वानस्पतिक उद्यान में नहीं मिलते, ये सेंचुरी में भी मिलते हैं, या आपके जो नेचुरल हम एनवायरनमेंट बनाते हैं वहां पे भी मिलते हैं। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटाट, बिल्कुल सही बात है। केवल विशिष्ट आवास जो है उसमें ये पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटाट। इनको एक पर्टिकुलर हैबिटाट है जो सूट करता है। जैसे पोलर बियर जो होते हैं वो हमेशा पोल वाले रीजन में ही आपको मिलेंगे। एंडेमिक स्पीशीज कैन नेवर बिकम एंडेंजर्ड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो एंडेमिक स्पीशीज होती है वो कभी भी संकट में नहीं आती, वो भी संकटापन्न हो सकती है। सो द ऑप्शन 3 इज कंप्लीटली करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिलेटेड टू बी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। नीचे दिए गए युगल जो है उनमें से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवांशिकता से संबंधित है। यहाँ पूछा है हेरेडिटी। जब भी कैरेक्टर्स को हम इनहेरिट करते हैं, ठीक है, तो इनहेरिटेंस जो होता है उसमें क्या है? पेरेंट्स टू प्रोजेनी, जब आपके जीन्स ट्रांसफर होते हैं, जब भी हम माता पिता से जीन्स को बच्चों के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो उस पेयरिंग जो प्रोसेस होती है उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? क्रोमोसोम एंड जीन्स, बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनिमल सेल में एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, दिस इज योर सेल साइटोप्लाज्म, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल प्लांट सेल में होती है। सेल वॉल का काम होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करना। सेल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। जब पेरेंट्स टू प्रोजेनी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें क्रोमोसोम और जीन्स इन दोनों का ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होगा, ये न्यूक्लियस है एनिमल सेल के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपके क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। So the option 1 is correct. Out of the different combinations of terms given below, the correct combination of terms with reference to an animal cell. नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ में कौन सा संयोजन जो है वो सही है। बेसिकली बताना है कि जो एनिमल सेल है उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस, प्लास्टिड, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ना तो प्लास्टिड होता है और ना ही सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड का काम है फोटोसिंथेसिस करना, सेल वॉल का काम है प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना। न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, राइबोसोम, सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल कभी भी नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही बात है। जो एनिमल सेल होती है उसकी सबसे आउटर स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इस सेल साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी प्रेजेंट यहाँ पे होता है। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म। नीचे दिए गए जनन से संबंधित जो पद हैं उनके समुच्चय पर विचार कीजिए। शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंड, गर्भाशय। जो स्पर्म होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। ओविडक्ट जो होती है वो फीमेल में होती है, एग फीमेल में होता है, यूट्रस फीमेल में होता है। ये यहाँ पे गलत है। ओव्यूलेशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस, बिल्कुल सही है। ये चारों ही क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके पार्ट होते हैं। ओव्यूलेशन होता है कि हर महीने ह्यूमन बॉडी जो होती है, फीमेल ह्यूमन बॉडी जो होती है वहां से एग रिलीज होता है। एग होता है। ओविडक्ट जो एग को कैरी करने का काम करेगा। यूट्रस जहां पे प्रेगनेंसी जब होती है तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है दैट हैपन्स ओनली इन यूट्रस। स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस, ये तीन चारों जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके पार्ट होते हैं। मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस, ये तीनों क्या है, ये फीमेल है, ये मेल है और ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन है इट्स ए मर्ज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ क्या होगा, बी, सी एंड डी इज करेक्ट। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Which of the following elements must be available in water for the metamorphosis of tadpole? जो टेडपोल का मेटामॉर्फोसिस होता है यानी कि जो टेडपोल है उसके कायांतरण के लिए आयोडीन जो है उस तत्व की उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी होता है। आयोडीन केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है जहाँ पे आप किसी भी टेडपोल को फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी टेडपोल के अंदर से आप आयोडीन या थायराइड ग्लैंड को निकाल देते हो तो उसका मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। Which one of the following is not the objective of teaching of science at upper primary stage? कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अपर प्राइमरी लेवल जो होता है दैट इज योर 6 to 8। तो यहाँ पे साइंस को टीच करने का कौन सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रश्न पूछना और जांच पड़ताल कौशल को विकसित करना, बिल्कुल सही है। जो विज्ञान शिक्षण है उसका मेन पर्पस होता है कि बच्चा जो है वो अपने तर्क वितर्क को इम्प्रूव करे। बच्चा जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा उतना ज़्यादा उसकी क्वेश्चनिंग डेवलप होगी और जितना ज़्यादा वो तर्क वितर्क या इंक्वायरी करेगा उतना ज़्यादा उसकी नॉलेज एनहेंस होती है। एक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल स्किल, बच्चे को हमें टेक्नोलॉजिकल प्रो नहीं बनाना है। हमें बच्चे के अंदर ये चीज़ इंड्यूस नहीं करनी है कि आपको सारे जो गैजेट्स हैं या सारी टेक्नोलॉजी जो है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। प्रक्रमण कौशल अर्जित करना, बिल्कुल सही बात है। प्रोसेस स्किल होती है जहाँ पे बच्चा एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके किसी एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करता है। एक्वायरिंग साइंटिफिक लिटरेसी, बिल्कुल सही बात है। वैज्ञानिक साक्षरता बच्चे के अंदर जरूरी होती है जिससे कि वो ये चीज़ सीख पाए कि कोई भी चीज़ अगर हो रही है दुनिया में तो उसके पीछे रीज़न क्या है। लेकिन तकनीकी कौशल अर्जित करना इतने छोटे बच्चों के अंदर नहीं होता है। सो द ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। National Curriculum Framework strongly recommend that science education at upper primary stage should। जो NCF 2005 है उन्होंने किस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण को
शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए। एनसीएफ कभी भी बच्चों को कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार नहीं करता। एनसीएफ पे सबसे ज्यादा काम किया है प्रोफेसर यशपाल ने। इनकी टैगलाइन थी लर्निंग विदाउट बर्डन। बच्चे को आप लर्निंग दीजिए लेकिन बिना किसी बर्डन के। हेल्प स्टूडेंट्स टू बी इमोशनली बैलेंस्ड। एनसीएफ का ये काम नहीं है कि बच्चे को आप संवेगात्मक रूप से संतुलित करो। बच्चे को अगर इमोशनली बैलेंस करना है तो बच्चे को खुद पे सेल्फ कंट्रोल करना होगा। हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्वायर कंप्यूटेशनल स्किल। ये भी गलत है कि संगणना कौशल अर्जित करने में बच्चे की मदद करना। कंप्यूटेशनल स्किल होती है जहां पे बच्चा जो कैलकुलेशंस है उनको बहुत अच्छे से करता है। फॉलो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है। विषय सीखने और सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। रचनावादी उपागम होता है जहाँ पे चाइल्ड जो है वो सेंटर्ड अप्रोच को यूज आप करते हो। बच्चे को आप सेंटर में रखते हो। जब बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, खुद से अपनी नॉलेज को गेन करता है, बच्चा सारी चीजों को हैंड ऑन एक्टिविटी के थ्रू सीखेगा। कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज रिक्वायर दैट इट शुड। जो उच्च प्राथमिक स्तर है उस पर विज्ञान पाठ्यचर्या की जो संज्ञानात्मक वैधता है उसकी यह मांग है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है यानी कि जो अपर प्राइमरी लेवल है उस पे जो साइंस करिकुलम है उसकी जो कॉग्निटिव वैलिडिटी है वो क्या मांगती है। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य के लिए आप किसी भी चीज को बना रहे हो वह उस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए। तो संज्ञानात्मक वैधता मतलब बच्चे का जितना नॉलेज है, जितना बच्चे की एक कॉग्निटिव क्षमता है उसके अकॉर्डिंग बच्चा जितना, मतलब मान लीजिए 6 क्लास का बच्चा है तो आप करिकुलम ऐसा बनाइए कि 6 क्लास के बच्चे के लायक ही वो हो। ऐसा नहीं कि आप उसको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पढ़ाने लग गए, आप उसको पूरा एलिमेंट्री सिस्टम पढ़ाने लगे। नहीं, बी एज अप्रोप्रिएट एंड विद इन द रीच ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल। बिल्कुल सही बात है। यही कॉग्निटिव वैलिडिटी होती है जहां आप बच्चे की आयु को ध्यान में रख के और उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को ध्यान में रख के सिलेबस जो है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। कन्वे साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट। बिल्कुल गलत है। वैज्ञानिक रूप से अगर बच्चे को हमें छोटी सी एज में ही साइंटिस्ट नहीं बनाना है। नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर। अगर बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना होगा तो उसके लिए हम बहुत सारी क्रिएटिविटी वाली चीजें बच्चे को करवा सकते हैं। बट संज्ञानात्मक वैधता जो होती है उसका क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। इनेबल द स्टूडेंट टू एप्रोप्रिएट हाउ द कंसेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विद द टाइम। बच्चों को इस योग्य बनाना कि वो सराहना कर सके कि समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं किस तरह विकसित होती है। अगर बच्चे के अंदर हमें ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो उसके लिए बच्चे को मेच्योर होना पड़ेगा। बच्चा जो होता है वो 8th क्लास तक के बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं। 5th क्लास तक तो हमारे ईवीएस ही चलता है। 6th क्लास से बच्चा साइंस को अलग से पढ़ना आइसोलेटेड वे में स्टार्ट करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम को डिजाइन करें। Which one of the following doesn't reflect the personality attribute of a person having scientific temper? निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता? प्रमाण मांगना, पक्षपाती राय, तर्कसंगत चिंतन, व्यापक सोच। बच्चे के अंदर ओपन माइंडनेस होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक बच्चे के अंदर ओपन माइंडनेस नहीं होगी बच्चा चीज़ों को लेके प्रॉपर तरीके से नहीं सोच पाएगा। बच्चा जितना ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकर होगा, जितना ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से सोचेगा, उतना ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी। रैशनल थिंकिंग, तर्क वितर्क बच्चे के अंदर होना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक बच्चा तर्क वितर्क नहीं करेगा, चीज़ों को नहीं सोचेगा, वो इफेक्टिव तरीके से लर्निंग नहीं कर पाएगा और ना ही बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड आएगा। सीकिंग एविडेंस, बिल्कुल सही बात है। प्रमाण मांगना, अगर कोई चीज हो रही है तो उस चीज का एविडेंस मांगना साइंटिफिक एटीट्यूड के अंदर आता है कि अगर ये चीज हुई है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। लेकिन जो बायस्ड ओपिनियन होती है, इट नेवर कम्स अंडर साइंटिफिक एटीट्यूड। बायस्ड नेचर का मतलब होता है कि हम किसी एक चीज के लिए झुकाव ज्यादा रखते हैं। मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा है वो इंटेलिजेंट है, तो बीइंग अ टीचर इट्स योर मोरल ड्यूटी टू नॉट टू बी बायस्ड। लेकिन अगर हम उसके लिए बायस हो रहे हैं, दैट डजंट कम अंडर साइंटिफिक एटीट्यूड। NCERT science textbook for upper primary class include large number of daily life related question which have been felt unanswered. This has been done so that उच्च प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं उनकी NCERT की पुस्तक में दैनिक जीवन से संबंधित जो व्यापक प्रश्न हैं
उनको शामिल किए जा गया है और उनका हल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अनआंसर्ड हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? टीचर्स हैव ए गुड पूल ऑफ क्वेश्चंस फॉर असेसमेंट पर्पस? नहीं। आकलन के लिए शिक्षकों के पास एक अच्छा प्रश्न भंडार है। टीचर्स हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट क्वेश्चन बुकलेट। ठीक है, टीचर अगर चाहेगा तो वो उस बुक में से भी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन सेंड दिस क्वेश्चन टू साइंटिस्ट टू गेट द आंसर? नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चा इन प्रश्नों को वैज्ञानिक के पास भेजकर उनके उत्तर प्राप्त करेगा। टीचर्स कैन यूज दिस क्वेश्चन फॉर होम असाइनमेंट? शिक्षक गृह कार्य के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग कर सके? ये भी गलत है कि टीचर जो है वो होमवर्क के लिए इन क्वेश्चंस को यूज करेगा। स्टूडेंट्स कैन सीक आंसर टू दोज क्वेश्चन बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रिसोर्सेज? बिल्कुल सही बात है कि शिक्षार्थी अलग अलग सोर्सेज को डिस्कवर करते हुए इन प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करेगा, क्योंकि जिन क्वेश्चन के आंसर बुक में है ही नहीं तो बच्चा क्या करेगा? खुद से एफर्ट्स डालेगा। बच्चा खुद से उन क्वेश्चन के आंसर्स को खोजने की कोशिश करेगा और उनके आंसर्स को खुद से क्रिएट करने की कोशिश वो करेगा। While teaching the correct method of reading a clinical thermometer to class 8 student, Neha mentions the following necessary precautions to be taken. कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ाने का सही तरीका बताते समय नेहा बढ़ती जाने वाली सावधानियों का उल्लेख करती है। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड विद हॉट वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज। ये क्या है? यहाँ पे गलत है। थर्मोमीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए? नहीं। अगर आप थर्मोमीटर को गर्म पानी से धोगे तो उसकी जो ट्यूब होती है वो ब्रेक हो जाएगी और जो मरकरी है वो बाहर रिलीज हो जाएगी। थर्मामीटर जो होता है इसको हमेशा ठंडे पानी से धोना चाहिए। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल टेकिंग द रीडिंग? बिल्कुल सही बात है कि जो थर्मामीटर होता है उसको पढ़ते समय बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको बल्ब की तरफ से पकड़ोगे तो मरकरी जो है वो हिल जाएगी। Ensure that before use the mercury level in the thermometer is below 35 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही बात है कि थर्मोमीटर को यूज करने से पहले आपने देखा होगा कई लोग थर्मामीटर को ऐसे हिलाते हैं, तो उसके पीछे का रीजन होता है कि जो मरकरी लेवल है वो 35 से नीचे चला जाए। हमें 35 से नीचे क्यों लेना होता है? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है दैट इज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। बिल्कुल सही बात है। जो थर्मामीटर का मरकरी लेवल है उसको दृष्टि स्तर के लेवल में लाके पढ़ना चाहिए। अगर आप थर्मामीटर जो है उसको इस तरीके से पढ़ोगे तब तो रीडिंग सही आएगी, लेकिन कई लोग थर्मामीटर को क्या करते हैं, ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, जैसे मरकरी का लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा और रीडिंग जो है वो फ्लक्चुएट करेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे गलत है। और यही हमसे पूछा था कि विच ऑफ द अबव प्रिकॉशंस हैज बीन मेंशन्ड रॉन्गली बाय द टीचर। टीचर ने कौन सी सावधानी गलत बताई है? The section on activities and project included in the exercise of NCERT Science Textbook for Class 8 primarily aims at। कक्षा 8 के लिए जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके अभ्यास में गतिविधि और परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट। एक्टिविटी आप क्यों करते हो? जिससे बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटी करेगा, खुद से करके सीखेगा, उसकी साइकोमोटर स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी। प्रोजेक्ट में क्या होता है, बच्चा ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, एक्टिवली इंगेज होगा और कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, एक दूसरे को सहयोग करके वो आगे बढ़ते हैं। एनहेंसिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर बच्चे को हमें आधारभूत संकल्पना पढ़ानी है या बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे के क्लियर करने हैं तो उसके लिए हम बच्चे को चैप्टर ही पढ़ा सकते हैं। कीपिंग द स्टूडेंट्स एंगेज ड्यूरिंग वैकेशन। ऐसा नहीं है कि छुट्टियों में हमें बच्चे को बिजी रखना है, उसके लिए बहुत सारे समर कैंप है, बहुत सारे होमवर्क एक्टिविटीज होती है जो हम दे सकते हैं। असेसिंग द स्टूडेंट ऑन प्रैक्टिकल स्किल। ऐसा नहीं है कि प्रायोगिक कौशल में बच्चे का हमें आकलन करना है। असेसमेंट के लिए तो बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज में ले सकते हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग। बिल्कुल सही बात है। अधिगम विस्तार जो है उसके लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना। जब बच्चा खुद से एक्टिविटी और प्रोजेक्ट करेगा तो उसकी लर्निंग जो है वो हमेशा कैसी होगी, वाइड होगी, जिससे बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे आते हैं जहां वो लर्निंग को इफेक्टिव तरीके से कर सकता है। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस एग्जीबिशन इज टू। विज्ञान में जो प्रदर्शनी है उसके आयोजन का मेन उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड देना? नहीं। जो साइंस एग्जीबिशन होती है ना वो बच्चे की क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए होती है, ना कि उसको ग्रेड देने के लिए।
प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू compete विद अदर्स। हमें बच्चों में आपस में कंपटीशन नहीं करना है कि इसने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, इसने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, नहीं। साइंस एग्जीबिशन का मेन पर्पज ही यही है कि बच्चा जितना ज़्यादा डाइवर्जेंट तरीके से सोच के क्रिएटिव तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को बना के लाए। तो प्रतिस्पर्धा हमें बच्चों में नहीं करवानी है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू शोकेस दियर क्रिएटिव आइडियाज, बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे हम बच्चे के सृजनात्मक जो कौशल है उसका प्रदर्शन करने के लिए बच्चे को अवसर उपलब्ध कराते हैं। टीचर का मेन काम होता है बीइंग अ फैसिलिटेटर। आप जितना ज़्यादा हो सके बच्चे को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कीजिए। एंड बीइंग अ स्टूडेंट, बच्चा जितना ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है उतना क्रिएटिव तरीके से उसको सोचना होगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू एनहेंस दियर एकेडमिक परफॉर्मेंस। अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए बच्चे को अवसर उपलब्ध कराना। तो उसके लिए हमें साइंस एग्जीबिशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 4 candidates appearing in an interview for the post of science teacher were asked to give a demonstration lesson to class 8 students on the topic pressure exerted by liquid and gases. Following different approaches were followed by different candidates. विज्ञान शिक्षक का जो पद है उसके लिए इंटरव्यू देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रव और गैस के द्वारा लगाए गए दाब टॉपिक पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निर्देशन पाठ देने के लिए कहा गया। बेसिकली साइंस टीचर के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो इंटरव्यू देने आए। कितने आए? 4। उनको एक टॉपिक दिया गया, द्रव और गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर। इस टॉपिक पर कक्षा 8 के बच्चों को उन्हें क्या करना था, एक डेमो देके दिखाना था। तो अलग अलग जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अलग अलग अप्रोच को यूज किया। तो सही अप्रोच इनमें से कौन सी है? इफेक्टिव अप्रोच यहाँ पे पूछी है उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑन द ब्लैक बोर्ड, नहीं। जब भी हम क्या करते हैं, एक विस्तृत व्याख्या करते हैं, ठीक है, संकल्पना को समझाने के लिए और कैसे, श्याम पट्ट पर डायग्राम की हेल्प से। जब भी आप ये काम करते हो तो ये कैसा होता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है। इसमें हमेशा टीचर सेंटर में होगा। टीचर क्या करेगा, अपने तरीके से चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करेगा, बच्चा इसमें पैसिव बन के रह जाता है। यूज ऑफ चार्ट्स फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, नहीं, हमें चार्ट को यूज नहीं करना है। इसमें भी क्या है, जब आप चार्ट को रिप्रेजेंट करोगे तब भी टीचर एक्टिवेट होता है, बच्चा क्या है यहाँ पे पैसिव हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैंड ऑन स्टूडेंट एक्टिविटीज फॉलोड अप विद डिस्कशन, बिल्कुल सही बात है। हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधि के बाद चर्चा का आयोजन करना। आप बच्चे को जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा एक्टिवली इंगेज रखिए। और जब बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटी करेगा तो हैंड ऑन एक्टिविटी में बच्चा खुद से डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। मान लीजिए आपने क्या किया, प्रेशर एग्जर्ट करवाया। तो प्रेशर एग्जर्ट करवाने के लिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट क्लास में बच्चों को दिया, बच्चों ने वो एक्सपेरिमेंट खुद से कंप्लीट किया, हैंड ऑन एक्टिविटी थी। उसके बाद आप फॉलो अप लीजिए, बच्चों के साथ एक डिस्कशन कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, जिससे हर एक बच्चा अपने तरीके से उस चीज को डिफाइन कर पाए। ग्रेटर फोकस ऑन क्लासरूम क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर, नहीं, लेक्चर के दौरान कक्षा कक्षीय प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें भी बच्चा पैसिव है और टीचर सेंटर में है। द टेक्निक ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग एंड टीचिंग ऑफ साइंस कैन बी मोर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर, विज्ञान के शिक्षण में जो कक्षा कक्षीय प्रश्न होते हैं, जो टीचर क्लास में बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं, उसकी तकनीक का किसके लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। सीखने का स्तर सुनिश्चित करने के लिए, समस्या समाधान कौशल को विकसित करने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए, नवाचार और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए। जब क्लासरूम क्वेश्चनिंग होती है ना, उसमें कभी भी हम क्रिएटिविटी को प्रमोट नहीं कर पाते, ना ही इनोवेटिवनेस होती है और ना ही क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी होती है जहाँ पे बच्चा अपने तरीके से कुछ नए विचारों को यूज करके कुछ नया सा बनाए। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, इसके लिए हमें क्लास में डिसिप्लिन करने के लिए इस चीज की जरूरत नहीं है। डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या समाधान कौशल के लिए जरूरी है कि आप बच्चे को पहले एक प्रॉब्लम दीजिए। लेकिन यहाँ क्या है, कक्षा कक्षीय प्रश्न जो होते हैं वो बच्चे का जो लेवल होता है लर्निंग का, उसको इंश्योर करने के लिए जरूरी होते हैं। बच्चे से जब आप क्लास में कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो उस लेवल को एक सिक्योर करने के लिए, हम लर्निंग के लेवल को सिक्योर करने के लिए उससे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Given below are the steps to test the presence of proteins in the food item. These steps are not in the correct sequence. प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कुछ चरण हैं जो नीचे दिए गए हैं, ये सही क्रम में नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब इनका करेक्ट सीक्वेंस बनाना है।
टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट एंड शेक इट। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मेक द पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड टू बी टेस्टेड। सबसे पहले परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर या फिर हमें क्या बनाना है, पेस्ट बनाना है। तो ए गलत हो गया और फोर्थ गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक सही है। पहले क्या आएगा, बी। किसी भी चीज को अगर आपको चेक करना है तो पहले आपको उसका पेस्ट तो बनाना पड़ेगा ना। फिर टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, जो आपने पेस्ट बनाया है उसका टेस्ट ट्यूब में छोटा सा आप क्वांटिटी लीजिए, 10 बूंद पानी की डालिए और उसको अच्छे से शेक कीजिए। तो फिर क्या आएगा, ए। ये भी सही है यहाँ तक। उसके बाद हमें क्या करना है, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू इट। हमें क्या करना है, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालनी है। तो फिर क्या आएगा इसमें, डी, कि कॉपर सल्फेट जो है उसको इसमें डाला जाता है। फिर हम क्या करेंगे, 10 ड्रॉप इसमें कास्टिक सोडा की डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से फिर हिलाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो भी प्रोटीन का कलर होगा वो इजीली इसमें आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, खाने को तोड़ना है, उसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट बनाने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे और फिर उसमें उसको क्या करेंगे, शेक करेंगे, पानी डाल के उसको शेक करेंगे। फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट डालेंगे, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन डालेंगे और फिर उसके बाद उसको अच्छे से हिलाएंगे। और जब उसको हम अच्छे से हिला देंगे उसके बाद इसमें क्या होगा, जो भी कलर आना होगा उस कलर के आने के बाद हम इजीली चेक कर सकते हैं कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये स्टेप, फिर उसके बाद ये स्टेप एंड फोर्थ इज दिस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कंस्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। किसी भी फ्लावर जो होता है उसके मादा भाग को कौन सा भाग संगठित करता है। फीमेल फ्लावर जो होता है उसमें एक होती है स्टाइल, ठीक है, ऊपर होती है स्टिग्मा, नीचे होती है ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और लास्ट में होता है आपका प्लेसेंटा। ठीक है, जो स्टिग्मा होती है इसका मेन काम होता है पॉलिनेशन में हेल्प करना। स्टिग्मा कैसी होती है, स्टिकी होती है। जो भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ आके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, स्टिकी। ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टाइल के थ्रू नीचे जाते हैं और ओव्यूल से जाके फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, स्टिग्मा ओवरी स्टेमेन। स्टेमेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा ओवरी स्टाइल बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टाइल होती है, ये स्टिग्मा होती है और ये ओवरी होती है। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स। ओवरी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड में। स्टेमेन ओवरी एंड स्टाइल, स्टेमेन नहीं होगा ना ही स्टेमेन होगा। ठीक है, सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हाउ मेनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ए मून। किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से काम करती हैं। सो देयर द करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, किसी भी बोन को अगर हमें खिसकाना है या हिलाना है तो उसमें 2 बोन्स जो होती हैं, 2 मसल्स जो होती हैं उनका काम करना जरूरी होता है। ठीक है, एक मसल जो उसका फॉरवर्ड मोशन करेगी और एक मसल जो उसका बैकवर्ड मोशन करेगी। चूज द सेट दैट रिप्रेजेंट ओनली द बायोटिक कंपोनेंट एज ए हैबिटाट। कोई भी जो हैबिटाट होता है उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी भी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। एक होता है बायोटिक फैक्टर और एक होता है आपका एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर होते हैं अजैविक फैक्टर और यहाँ होता है आपका जैविक फैक्टर। बालू, कछुआ, केकड़ा, चट्टान। बालू और चट्टाने जो होती हैं ये हमेशा कैसे होता है, एबायोटिक फैक्टर। यहाँ क्या पूछा है, बायोटिक। कीट, मेंढक, मछली, जलीय पादप, ये चारों ही क्या है आपके बायोटिक फैक्टर होते हैं। बाघ, हरण, घास, मृदा। घास जो होती है मृदा जो होती है सॉइल, वो कैसी होती है, एबायोटिक फैक्टर। इंसेक्ट, वाटर, वाटर क्या हो जाएगा, एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, फिश एंड एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।